अस्सलामुअलैकुम। जब मैं छोटा था हम सियालकोट के एक पुराने इलाके में एक छोटे से ख़ानदानी हवेली में रहते थे। 1980s के आखिर में मेरे वालिद ने ड्राइंग रूम में एक बड़ी लकड़ी की अलमारी बनाई थी किताबों के लिए। मसला ये था कि मेरी वालिदा के पास ज़्यादातर पेपर बैग किताबें थीं जो उसे पुरसरार और पुरानी शक्ल नहीं देती थी जो वो चाह रही थी, एक डेकोरेशन की तरह। जब मेरी वालिदा ने ये बात अपने बॉस से की जो कि हमारे घर के सामने वाले किराए की हवेली के मालिक थे, तो उन्होंने हल बताया। पहले जो किराएदार थे उसने दूसरी मंजिल पर एक पुराने कमरे में कई डब्बे पुरानी किताबें के छोड़ दिए थे। लेदर में बंधी हुई और मोटी जिल्द वाली ये किताबें मुख्तलिफ साइज़ की थीं और बहुत पुरानी लगती थीं। उनका नक्शो निगार और रंगत बहुत दिलकश थी। किसी को नहीं पता था कि वो किराएदार ये सब छोड़ के क्यों चला गया, लेकिन उस बॉस ने ये सब हमें मुफ्त में दे दी। मेरे वालिद खुशी खुशी वो डब्बे उठाकर हमारे घर ले आए। इन किताबों में दिलचस्पी की वजह से मेरे वालिद ने एक रात एक किताब उठाकर दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में जाके पढ़ना शुरू की। जब उन्होंने वो किताब खोली तो देखा कि एक कोने में एक मोहर लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ था ये किताब लाहौर के एक पुरसरार कुतुब खाने से ली गई है। कई किताबें उसी कुतुब खाने से थीं जबकि कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ली गई थी, जैसे किसी ने कभी वापस ही नहीं किए उनको। उन्होंने याद किया कि उस किताब का नाम कुछ हज़रत सुलेमान के राज जैसा था, जिसमें रूहों, फरिश्तों और जिनों के बुलाने का तवीज़ लिखा हुआ था। जब वो अपने बिस्तर पर बैठकर इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनमें एक अजीब सा लहजा था जो दिमाग को जादू की तरह घुमा रहा था। अचानक से 3 ज़ोर की थपकियां खिड़की पर हुईं। वो फ़ौरन उठकर खिड़की की तरफ गए, पर्दे हटाए, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। हो सकता है कि परिंदा हो, लेकिन वो रात के वक्त और परिंदे उस वक्त नहीं उतरते थे इधर, और अगर होता भी तो एक मर्तबा लगता, 3 मर्तबा नहीं। वो फिर से अपने बिस्तर पर लौट आए और फिर से किताब पढ़ना शुरू की। सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे कि फिर से 3 ज़ोर की आवाज़ें सुनाई दी। इस दफ़ा वो सीधा नीचे भाग गए और पीछे के सहन में जाकर पूरा इलाका देखा। हर जगह अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ गर्म हवा और क्रिकेट की आवाज़ थी। कोई भी दिखाई नहीं दिया वहाँ पर। अगले दिन सुबह तक सब किताबें एक बड़े से कचरे के थैले में डालकर गली के कोने पर रख दी। अगर ये कोई हॉरर कहानी होती तो वो किताबें दोबारा अलमारी में नज़र आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कचरा उठाने वाले ले गए और कभी वापस नहीं आई वो किताबें हमारे घर। लेकिन मेरे वालिद के दिल में जो एक छुपी सी घबराहट कि शायद उन्होंने गलती से किसी चीज़ को अपने घर में दावत दे दी है। कुछ महीने बाद एक नवंबर की सुबह में स्कूल जाने के लिए उठा मैं। मेरी छत की दूसरी मंजिल से निकलते ही सीढ़ियों के सिरे पर एक लड़की मुझे ऊपर चढ़ती हुई नज़र आई। वो 14 साल की लगती थी, मेरी बहन की उम्र की। मेरी बहन एक चेयर लीडर थी और उसकी दोस्तें अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी। मुझे लगा कि शायद उसकी कोई दोस्त हो, लेकिन ये लड़की मुझे पहचानी हुई नहीं लगती थी। उसके हाथ रेलिंग पर थे और वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, जैसे ही उसकी और मेरी आंखें मिली, वो रुक गई और बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे वापस चली गई। मुझे अजीब लगा, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचा मैंने इस बारे में। जब मैं अपनी बहन के साथ स्कूल जाने लगा तो मैंने उससे पूछा कि उसकी दोस्त कौन थी। उसने हैरानी से कहा कि आज तो मेरी कोई दोस्त नहीं आई। तो फिर मैंने किसको देखा था? क्या कोई हमारे घर में आया था और बिना कुछ कहे चला गया? एक शाम मेरी वालिदा किचन में थी तो उन्होंने देखा कि एक सुनहरी बालों वाली लड़की सीढ़ियों से उतरकर लिविंग रूम के रास्ते से गुजरती है। उन्होंने सोचा कि मेरी बहन की दोस्त होगी, लेकिन जब वो लिविंग रूम में गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। एक रात जब मैं अकेला था तो मैं डर गया, जैसे आम बच्चे अंधेरे में घबराते हैं। मैंने हर लाइट ऑन की और आवाज़ में म्यूज़िक भी चला दिया। जब मुझे वॉशरूम जाना पड़ा तो हर कदम पर महसूस होता था कि मैं रोशनी से दूर जा रहा हूँ। वॉशरूम का दरवाज़ा मैंने खुला ही छोड़ा कि अगर कुछ अजीब हुआ तो भाग सकूं। मिरर के सामने खड़ा था जिसमें सीढ़ियों के ऊपर का हिस्सा नज़र आता था। अचानक एक स्याह सा साया एकदम से गुजरा।
जैसे एक गोला सा साया, धुंधला, बिना शक्ल के। मैं डरा तो नहीं, लेकिन हैरान ज़रूर हुआ। जब बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। वो घर जहाँ से मुझे किताबें मिली थी, बाद में एक पुलिस वाला रहता था। उसका एक बेटा था, मेरी उम्र का। हम दोनों एक दिन कहने लगे कि अगर 666 डाइट करो तो शैतान से बात हो सकती है। उसके बेटे ने कहा कि चलो उसके घर का लैंडलाइन ट्राई करते हैं। जैसे ही उसने तीसरी बार 6 डायल किया, एकदम से तमाम VHS टेप्स नीचे गिर गईं, जैसे किसी ने ज़ोर से उसे गिरा दिया हो। मैं फ़ौरन भाग, लेकिन मेरा दोस्त जो कि घबराया हुआ था। दोनों हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। कई साल बाद 2015 में उसी घर के बेसमेंट में एक लाश मिली। एक 55 साल का आदमी, एक पुराना अफसर वहाँ दफन हुआ था। किसी ने ज़मीन खोदकर उसकी लाश को कंक्रीट में छुपा दिया था। जो उसकी देखभाल कर रहा था और उसके कार्ड और पेंशन का इस्तेमाल करता रहा। केस सोल्व नहीं हुआ, लेकिन वो औरत फ्रॉड में पकड़ी गई। जब मैं 13 साल का था और हम एक लाहौर के करीबी इलाके में नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो एक पुरानी ब्रेक वाली हवेली थी। कुछ अरसे तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात मेरी वालिद ने देखा कि किचन की रोशनी अपने आप ऑन होती है। वो बंद करके लौटे तो उन्होंने देखा कि स्विच फिर से ऑन है। उस वक्त उन्होंने पहली दफ़ा महसूस किया कि शायद कोई रूह है। मेरी बहन ने भी महसूस किया है कि कोई उसके कंधे को छू कर गया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी वालिदा ने भी एक दफ़ा अपने मरहूम वालिद को अपने साथ बैठे देखा। वो बिल्कुल ज़िंदा जैसे लग रहे थे, जैसे तसल्ली देने आए हों। उस घर के पीछे एक गेस्ट हाउस था जिसे हम कॉटेज कहते थे। वहाँ एक्टिविटी और ज़्यादा होती थी। मैं वहाँ समर वेकेशंस में सोता था। जब कोठी से वापस आता था, वहाँ मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी रात को उठा तो महसूस होता कि अगर मैं लोफ्ट से नीचे देखूं तो कुछ नज़र आएगा, तो मैं खामोश हो जाता था। एक रात जब मेरे वालिद वहाँ पियानो बजा रहे थे तो उनके पीछे एक औरत की आवाज़ आई। क्या उसे दिखाएं या बताएं? जब वो मुड़े तो उन्होंने सोफे के ऊपर देखा तो एक सफ़ेद सा धुआं था। उन्होंने उसके ऊपर हाथ घुमाया, लेकिन वो हिला नहीं। फिर नीचे से 2 ज़ोर की थपकियाँ उनके कदम के नीचे लगीं, जैसे ज़मीन हिल गई हो। जब उन्होंने देखा कि सोफे के पास एक चमकती हुई गोल चीज़ है, जैसी जली हुई लकड़ी के अंगारे होते हैं, लाल रोशनी वाले। वो धीरे धीरे लोफ्ट की तरफ ऊपर गए। मेरी वालिद भागकर बाहर चले गए। वापस आए तो सब कुछ खामोश था। उन्हें आज तक अफसोस है कि उन्होंने रुक कर नहीं देखा कि वो चीज़ क्या करना चाहती थी। आज भी मेरे वालिद ये कहानी बिना किसी तब्दीली के सुनाते हैं। बाद में उन्होंने एक और घर लिया जो एक पुराने पर एक जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा आता हो, उधर था। वहाँ घर के अंदर कुछ नहीं होता था, लेकिन रात के वक्त बाहर उन्होंने कई दफ़ा इंसानों जैसे साए देखे हैं। एक रात एक आवाज़ ने कहा, तुम्हें पैसे मिलेंगे। 1 महीने बाद उन्होंने 2 लाख रुपए का इनाम जीता। मुझे पता है कि सब अजीब लगता है, लेकिन ये सब मेरे वालिद के मुताबिक हकीकत है। आखिर में एक छोटी कहानी और। जब मैं टीनेजर था तो मैं एक तरीका सुनता था जिसमें कहते थे कि अगर तुम अपने गार्डियन एंजल से बात करना चाहते हो तो एक अकेले कमरे में बैठो और दिमाग को खाली करके बस हाथ चलाओ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन एक नाम लिखा गया, सारा। जब मैंने ये अपनी नानी को बताया तो वो पीली पड़ गई। उन्होंने कहा कि खाला के दरमियान एक बच्चे का मिसकैरेज हुआ था और उसका नाम हमने सारा रखना था। मुझे ये कभी नहीं बताया गया, लेकिन शायद ये बस एक इत्तेफाक या कुछ और। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस वक्त 40 साल का हो चुका था। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक लग रही थी, या शायद मैं सिर्फ ये समझ रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन जिस्मानी हालत में था। हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करता, साफ़ सुथरा खाना खाता और अपने काम हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर मैं मसरूफ़ रहता। मेरी रूटीन दीवानगी की हद तक मसरूफ़ थी, लेकिन मुझे इसी में मज़ा आता था।
अब पीछे देखता हूँ तो लगता है कि मेरा जिस्म सालों से मुझे कुछ चीज़ें महसूस करवा रहा है, नरमी से चीखता हुआ जैसे। लेकिन मैं समझ नहीं सका। पिछले 5 सालों से अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ थकान या काम का स्ट्रेस समझकर नज़रअंदाज करता रहा। अचानक बुखार का आना और फिर फ़ौरन चला जाना, छोटी छोटी मगर बढ़ती हुई सरदर्द, बेवजह चक्कर आना, एक गहरी और बहुत थकान जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं बस ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्लाइंट्स, डेडलाइंस, ज़िंदगी रुकने का वक्त किसके पास होता है। लेकिन फिर वो ओरा शुरू हुए। अचानक मेरी आंखों के सामने अजीब सी चमकदार रोशनियां नज़र आने लगी, जैसे किसी पुराने टीवी का ग्लिच होते हैं। शुरू में ये कभी कभी होती थी, सपने जैसी लगती थी, लेकिन ये बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सका। सितंबर 2010 का आगाज़ था। मौसम गर्मियों का खात्मा और सर्दियों का आगाज़ का था। मुझे अब भी याद है जैसे कल की बात हो। मैं सुबह उठकर अजीब महसूस कर रहा था। मेरा जिस्म भारी था, हाथ पर जैसे सीज़ा बन चुके हों। जब मैंने बिस्तर से पैर नीचे रखे तो इतने तेज़ चक्कर आए कि मैं फिर से बैठ गया। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मेरा दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि कान में आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, सोचा कि बस थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता नहीं था कि कुछ तो गलत हो रहा है। फिर भी मैंने हिम्मत की, तैयार हुआ, लंच बनाया और अपना लैपटॉप उठाया। उस दिन मेरा पार्टनर मुझे काम पर ड्रॉप करने जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि वो साथ था, क्योंकि मैं उन दिनों इतना कमज़ोर था कि गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। लेकिन मैं कभी वहाँ पहुँच ही नहीं सका। हम आधा रास्ता तय कर चुके थे कि मैं बेहोश हो गया। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा। मेरा पार्टनर घबरा गया। जब मुझे होश आया तो सिर्फ इतना याद है कि उसके चेहरे पर डर था और वो गाड़ी के शार्प टर्न ले रहा था, सबसे करीबी हॉस्पिटल की तरफ। जब हम लाहौर के गुलबर्ग एक एमरजेंसी हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरा दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे फट जाएगा। मैं चक्कर में था, मुझे चक्कर आ रहे थे, होशो हवास खो चुका था और बाद में पता चला कि मेरा रंग सफ़ेदी और राख जैसा हो गया है। मुझे फ़ौरन एडमिट कर लिया गया। मुझे एक छोटे से रूम में ले जाया गया जहां मेरा पार्टनर कुछ काम निपटाने चला गया। यहाँ से सब कुछ अजीब होना शुरू हुआ। मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था, ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, वक्त गुजार रहा था, कितना मुझे अंदाज़ा नहीं। फिर दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर अंदर आया। वो तकरीबन 5 फुट 9 इंच लंबा था, उम्र 40 के करीब, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी आंखों पर लगी हुई बड़ी सी सुनहरी फ्रेम वाले चश्मे थे। चश्मों ने मेरी तवज्जो खींची। चश्मा इतना चमकदार था जैसे किसी और ही दौर का हो, 90-70 का कोई पुराना ड्रामा। मेरे कमज़ोर जिस्म ने भी ये अजीब सी बात महसूस की। ऐसा लगा कि ये चश्मा इस ज़माने का है ही नहीं। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे डर नहीं लगा। वो शख्स बहुत पुरसकून था। उसने कुछ ख़ास नहीं कहा, सिर्फ मुझे चेक किया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन कोई अजीब सी तसल्ली उसकी आवाज़ में थी। उसने कहा, फ़िक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके अल्फाज में ऐसी यकीन था, सीधा मेरे रूह तक उतर गए। फिर वो चला गया और दोबारा कभी नहीं मिला। मुझे हॉस्पिटल में 2 हफ्ते रुकना पड़ा। वो चक्कर, वो थकान और दिल के मसाइल सिर्फ आगाज़ थे। आखिरकार मालूम हुआ कि मुझे स्टेज 4B सेल्फ लाइम्फोमा है, कैंसर की एक नायाब किस्म जो सिर्फ 2% लोगों में बचाव की उम्मीद रखती है। मैं इतनी आखिरी स्टेज में था कि लौटने का कोई रास्ता नहीं था। ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी कोई झूठी तसल्ली नहीं दी थी मुझे। केमो फ़ौरन शुरू कर दी गई, लेकिन दिसंबर के आखिर तक 3 दफ़ा की केमो के बावजूद मेरे पेट के अंदर का ट्रूमा घट नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अब केमो और ज़्यादा ताकतवर हो गई है, लेकिन इसके नुकसान भी होंगे। पहली ट्रीटमेंट ने तो जैसे मुझसे सब कुछ छीन लिया हो। मेरे हाथ, पैर और बाजू सुन्न हो गए थे। मैं बिना मदद के चल नहीं सकता था। उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैं फिर से अपना कभी काम नहीं कर पाऊँगा। बार का अगर ये ट्रीटमेंट भी काम ना करे तो मेरा ज़िंदगी का सिर्फ 1 महीना रह जाएगा। मौत सामने थी और मैंने इसे कबूल कर लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो समझाया नहीं जा सकता। लोग इसे रूहानी तजुर्बा कहते हैं। मैंने अपनी किस्मत को कबूल किया।
लेकिन अंदर से जानता था कि मैं मरने नहीं वाला। जब नया कीमो का कोर्स शुरू हुआ तो एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो नामुमकिन था। मेरा पेट के सारे ट्यूमर्स गायब हो गए। डॉक्टर हैरान रह गए, समझ नहीं पाए, लेकिन मैं समझ गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता था जो मेरी देखभाल कर रहे थे, लेकिन एक शख्स जिसे मैं ज़रूर मिलना चाहता था वो डॉक्टर था जो कहता था सब ठीक हो जाएगा। सुनहरी चश्मे वाला डॉक्टर। मैंने हेड नर्स से पूछा कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कौन सा डॉक्टर? मैंने उसका कद, उम्र और चश्मे का जिक्र किया। वो चमकदार चश्मा। उस नर्स ने कहा, बेटा यहाँ ऐसा कोई डॉक्टर कभी काम ही नहीं करता था। मैं 30 साल से यहाँ हूँ, हर शख्स को जानती हूँ। ऐसा कोई कभी इमरजेंसी वार्ड में नहीं आया। मेरा दिल रुक गया। मैं पागल नहीं था। मैंने उसके हाथ महसूस किए थे, उसकी आवाज़ सुनी थी, वो था, लेकिन इनकी नज़रों में नहीं था। क्या वो फरिश्ता था? कोई रूह, कोई साया? मुझे नहीं पता, लेकिन वो असल में था। मुझे इस बात का यकीन है कि उसके अल्फाज में कोई कुव्वत थी। मामला ठीक हो जाएगा। मैंने इन अल्फाज को हर केमोथेरेपी का दर्द, हर तकलीफ़, हर डर, हर उदासी में पकड़ के रखा और किसी तरह मैं ज़िंदा बच गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाब रहा। जो डॉक्टर कहते थे कि मैं कभी चल नहीं सकूँगा, मैं अब न सिर्फ चल सकता हूँ बल्कि फिर से अपने बार्बर का काम भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं हूँ और मुझे पता है कि क्यों हूँ। उस शख्स की वजह से। मैंने समझने की कोशिश की है, लेकिन समझ नहीं सका कि वो कौन था, और अब समझने की ज़रूरत भी नहीं। मुझे पता है क्या हुआ। मुझे पता है उस दिन कोई मेरी हिफाजत कर रहा था। मैंने मौत को हराया। मैं ज़िंदा हूँ और मैं कभी भी भुलाऊंगा नहीं उस शख्स को जिसने कहा था तुम ठीक हो जाओगे। वो शख्स जो ज़्यादातर लोगों के लिए कभी था ही नहीं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या कुछ महीने पहले का है जब मेरी दोस्त ने तीसरी मुलाकात के लिए एक अजीबो-गरीब तजवीज़ दी। उसने कहा कि हम कुछ स्नैक्स, लैपटॉप और एक डरावनी फ़िल्म लेकर सबसे वीरान कब्रिस्तान में जाएं जो हमें करीबी कहीं मैसर हो। हम दोनों बहुत बड़े हॉरर फैंस थे और समझते थे कि हम किसी भी चीज़ से नहीं डरते, इसलिए हमने खुद को खौफनाक माहौल में डालना एक अजीब एडवेंचर समझा। हमने कब्रिस्तान का इंतखाब किया जो हम दोनों के लिए नया था। ये जगह लाहौर से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर छोटी सी जगह के बाहर थी जहाँ लोग कम ही थे। जब हम मंजिल पर पहुँचे तो हमें अपनी गाड़ी एक सुनसान रास्ते के पीछे एक पुराने दरख्तों के झुंड के पास पार्क करनी पड़ी, क्योंकि कब्रिस्तान तक कोई सही रास्ता जाता नहीं था जिस पे हम गाड़ी चलाकर ले जा सकते। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 3 मील पैदल चलना पड़ा। रास्ता एक मिट्टी का तंग सा था जो गहरी झाड़ियों से घिरा हुआ था। आगे जाकर दरख्तों का झुंड ख़त्म हुआ और हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुँच गए जहाँ कदीम कब्रें इसी तरीके से इधर उधर बिखरी हुई थी। अंधेरा गालिब था और हमें सिर्फ अपनी टॉर्चेस का सहारा था। हमने एक चादर बिछाई, लैपटॉप रखा और स्नैक्स खोले और फिल्म चालू कर दी। पहले तो माहौल अजीब सा लगा, मगर धीरे धीरे हम रिलैक्स्ड हो गए। लेकिन कुछ ही लम्हों में एक अजीब वाक़या हुआ। एक पुरानी पिकअप गाड़ी जो कि पहले तो वहाँ से नहीं गुजरी थी, अचानक कब्रिस्तान के बाहर वाली रोड पर नज़र आई। उसकी हेडलाइट्स हमारी जगह तक नहीं पहुँच पा रही थी, मगर हम इसके गुजरते वक्त इसकी रोशनी दरख्तों के बीच से देख सकते थे। पहले हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर जब वही गाड़ी दोबारा पलट के आई तो दिल धक से रह गया। इस बार गाड़ी धीरे धीरे कब्रिस्तान के फाटक के सामने आकर रुकी। मैंने फ़ौरन लैपटॉप बंद किया और हम दोनों चुपचाप बैठ गए। गाड़ी की हेडलाइट्स चंद लम्हों के लिए हमारी तरफ आईं, फिर पीछे हट गईं और गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर ही रुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आदमी ने हमें देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो उसका इरादा क्या है।
मैंने अपनी दोस्त से कहा कि हम यहाँ से निकलते हैं और उसने फ़ौरन हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही हमने सामान समेटना शुरू किया, गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गईं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हम दोनों चुपके से नीचे बैठ गए, एकदम बेहरकत। हम ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि गाड़ी में कोई आदमी भी है या नहीं, या फिर वो सिर्फ हमें डरा रहा है। वापस जाना भी मुश्किल था क्योंकि हमें उसकी गाड़ी के पास से होके ही जाना पड़ता, और जंगल से निकलने की कोशिश करते तो आवाज़ होती और हम खो भी सकते थे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मैंने सोचा शायद गाड़ी का ड्राइवर सो गया है या फिर कोई अंदर किसी से बात कर रहा होगा। मैंने अपनी दोस्त का हाथ दबाया और इशारे से कहा कि हम धीरे धीरे रास्ते की तरफ चलें। बहुत एहतियात से हम एक एक कदम रखते हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम उस गाड़ी की रोशनी से बाहर आए, हमने अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ कर दी, मगर दिल की धड़कन बढ़ गई थी। हम सिर्फ आधा मील ही चले थे कि अचानक जंगल के किसी कोने से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी ज़ोर से आई थी कि हम दोनों एकदम रुक गए, और उसके फ़ौरन बाद एक गोली चलने की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम होश खो बैठे और बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। रास्ते पर आकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम इसी रफ्तार से भागते रहे तो कुछ ही मिनट में अपनी गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। मगर फिर अचानक मैंने अपनी दोस्त के हाथ ज़ोर से खींचकर उसे रोका। मैंने उसे कहा कि हमने छुप जाना चाहिए। अगर वो पिकअप ट्रक हमारी तरफ आ रही होती तो वो हमसे पहले रास्ते पर होती और हमें देख सकती थी, और अगर हम अपनी गाड़ी तक किसी तरह पहुंच भी जाते तो भी उस आदमी की नज़र हम पर पड़ सकती थी और फिर हम किसी भी सूरत बच नहीं सकते थे। मेरी दोस्त पहले तो समझ नहीं पाई, मगर जब मैंने 2 बार समझाया तब हम फ़ौरन रास्ते के किनारे झाड़ियों में घुस गए। हमने अपनी चादर अपने ऊपर डाली और नीचे लेट गए। ज़मीन गीली थी और नीचे से हमें गीली मिट्टी महसूस हो रही थी। मेरी दोस्त सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर डर की वजह से उसकी सांस तेज़ थी। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा ताकि वो थोड़ी सुकून पा सके। कुछ ही देर बाद मेरी सोच सच साबित हुई। वो गाड़ी वाकई वापस आ रही थी। हमने उसकी हेडलाइट्स देखी जो धीरे धीरे रास्ते से गुजर रही थी। फिर एकदम उसने ब्रेक लगाई और रिवर्स में आकर वहीं रुक गया। मेरी चीख निकलने वाली थी, मगर मैंने अपनी सांस दबाए रखी। वहाँ मैं अंधेरे में पड़ा रहा कि गाड़ी का आदमी नीचे ना उतरे। कुछ देर बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई और रात की खामोशी वापस छा गई, लेकिन हमने अब भी हरकत नहीं की। हमें डर था कि अगर उस आदमी ने हमें देख लिया तो वो शायद पास ही कहीं छुपा हमारा इंतज़ार कर रहा हो। शायद रात भर हम वहाँ छुपे रहे, कभी सो जाते कभी जाग जाते। जब सुबह होने लगी तो हमने सोचा कि अब वक्त हो गया है कि निकला जाए। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, अचानक करीबी जंगल से एक मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई सिर्फ कुछ मीटर दूर हो। वो मोबाइल सिर्फ 2 दफ़ा बजा और फिर बंद हो गया। हम दोनों वहाँ सीधा लेटे रहे। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था उस वक्त। कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद जब रास्ते पर आम गाड़ियाँ गुजरने लगीं, तब जाके मैंने हिम्मत की और उठ गए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम इधर ही बैठे रहो, और मैं खुद अपनी गाड़ी तक गया ताकि देखूं कि वहाँ कोई है तो नहीं। जब सब ठीक लगा तो उसे आवाज़ दी और हम फ़ौरन गाड़ी में बैठे और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गए। हम मिट्टी और गंदगी से लथपथ थे, मगर जब हमने पुलिस को सब कुछ बताया तो वो कब्रिस्तान गए, मगर उन्होंने कोई लाश या खून का निशान नहीं मिला। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि उस रात क्या हुआ था हमारे साथ। वो गाड़ी वाला आदमी कौन था और वो मोबाइल फ़ोन की घंटी क्यों बजी थी। लेकिन एक बात ज़रूर है, उस रात के बाद हम सिर्फ घर के अंदर बैठे हॉरर मूवीज़ देखते रहे। उसके बाद हमने कभी कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ, लाहौर की एक रिसर्च लेबॉरेटरी में,
वहाँ एक छोटी लड़की की रूह है। ये कहानियाँ मैंने बहुत बार सुनी हैं। रात की शिफ्ट में हल्की आवाज़ों में बातें होती हैं। चाय के कप के साथ गुजरती खामोशी में लोग उसके होने का एहसास करते हैं। कहते हैं कि वो देख रही होती है, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं है। जिन लोगों ने देखा है वो ज़्यादातर सफाई करने वाला स्टाफ है, जो सुबह सुबह से पहले आता है जब हर तरफ पुरसकून खामोशी होती है, या मीडिया टीम जो जल्दी आके कैमरा वगैरह लगाती है। वो कहते हैं कि एक छोटी लड़की खिड़की के पास खड़ी होती है या मशीनरी के पीछे से झांकती है। कभी कभी हाल में उसकी हल्की सी हंसी की आवाज़ भी सुनाई देती है। मैं इन सब बातों को फजूल समझता हूँ जब तक एक इतवार के दिन सब कुछ बदल नहीं गया। उस दिन कुछ ज़्यादा ही खामोशी थी। मैं और मेरा एक कोलीग लैब में सैंपल्स प्रोसेस कर रहे थे। हमारे पास एक शीशा होता था जहाँ से सैंपल्स लिए जाते थे और हर चीज़ दूसरी तरफ से साफ नज़र आती थी। जब भी कोई सैंपल देता है तो शीशे पर हल्का सा नोक करता है। उस दिन हम दोनों शीशे के पास बैठे थे जब अचानक से 3 ज़ोरदार नोक सुनाई दिए। वो किसी दोस्ताना नोक जैसा नहीं था, बल्कि जैसे कोई जल्दबाजी में ज़ोर से मारता है। हम दोनों ने फ़ौरन शीशे की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन शीशा हल्की सी सिर्फ साफ कर रहा था, जैसे किसी ने ज़ोर से मारा हो उसे। मैं हंसने लगा और कहा, शायद हवा होगी, लेकिन लैब तो पूरी तरह बंद होती है ना, वहाँ हवा का गुजरना मुमकिन नहीं होता। फिर से नोक हुआ, इस दफ़ा और भी ज़ोर से। मेरी रूह तक कांप गई। मैं उठकर लैब के चक्कर लगाने लगा। हर कोने में देखा, कॉरिडोर में झांका, लेकिन कोई नहीं था। मैंने दूसरे स्टाफ से पूछा क्या किसी ने नोक किया था, तो उन्होंने मुझे अजीब नज़र से देखा। मैं हंसकर कहने लगा, शायद ऑफिस की लड़कियां मजाक कर रही होंगी। लेकिन फिर ये याद आया कि आज तो इतवार है, ऑफिस स्टाफ तो आता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे कुलीग चला गया और मैं अकेला रह गया लैब में। शीशे के पास सैंपल चेक कर रहा था कि अचानक मेरे पीछे से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं तो जैसे घबरा सा गया, झट से घूमा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं कभी जिन भूत या इन पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन अब मेरा जहन हिल सा गया था। कुछ दिन बाद मैं एक दोस्तों की बर्थडे पार्टी में गया। मेरा दोस्त चाह रहा था कि पार्टी मेरे घर में हो। मुझे कोई मसला नहीं था, ड्राइंग रूम अच्छा था, सबके लिए जगह थी। वहाँ उसकी एक दोस्त भी थी जिसे मैं नहीं जानता था। वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। एक वक्त उसने बाथरूम का कहा तो मैंने उसे हॉलवे के कोने पर बाथरूम दिखा दिया। वापस आकर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने देखा कि वो अपनी फ्रेंड से कुछ हल्की आवाज़ में कह रही थी। उसकी फ्रेंड ने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे उसने कुछ गलत या अजीब सुना हो। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ महीने बाद जब मैं और मेरा वो दोस्त कैजुअल मिल बैठे थे, तो उसने बताया कि उस लड़की ने कहा था कि हॉलवे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। एक दिन मैं टिकटॉक का एक एनिमी फ़िल्टर यूज़ कर रहा था, तस्वीरों को एनिमी स्टाइल में बदल देता था। मैंने मज़े मज़े में हॉलवे की तस्वीर खींच ली और जब फ़िल्टर ने तस्वीर बनाई तो उसमें एक औरत थी, धुंधली लेकिन वाजिया, एक जिसामत। उसी हफ्ता कुछ और अजीब चीज़ें भी होने लगी। मुझे लगता था जैसे किसी ने मेरी उंगली में धागे बांध दिए हों, ख़ास तौर पर मेरी रिंग फिंगर पर। पहले तो सोचा मेरा वहम होगा, लेकिन वो एहसास बढ़ गया, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, इतना ज़्यादा कि मैंने उंगलियां खरोचनी शुरू कर दी कि शायद कुछ है। फिर मैंने दोबारा टिकटॉक फ़िल्टर से अपने हाथ की वीडियो बनाई। जो फ़िल्टर में वाजिया नज़र आया कि एक भूरा धागा मेरी उंगलियों के गिर्द खास के बांधा हुआ है। सिर्फ फ़िल्टर में नज़र आ रहा था वो। अजीब चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन मैं मोहल्ले की दुकान तक गया। वापस आया तो अपनी चाबियां बिस्तर पर रख दी जैसे हमेशा करता था। उसके बाद पूरा दिन घर में रहा, चाबियों को हाथ भी नहीं लगाया। रात को जब दरवाज़ा लॉक करने गया तो देखा कि चाबियां हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी। एक तो वही पुरानी थी, लेकिन दूसरी भी बिल्कुल उसी जैसी कोई और काम करती थी। ये दूसरी चाबी कहाँ से आई? मेरा एक दोस्त बोला, शायद तुम्हारे घर में कोई रास्ता है किसी और दुनिया का। मैं नहीं हंसा, क्योंकि जो कुछ मैं देख चुका था उसके बाद लगता था शायद वो सही कह रहा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।